I welcome you all who have shown interest in meditation and spirituality. This is a way of life. The sooner we learn, more benefited we are. I request all of you to please put your phones on the silent mode. Before our speaker actually arrives, we would like to show a small video depicting various activities being conducted by Art of Living organization. It's a small video of, I think, 8 to 10 minutes. And we will resume the session as soon the speaker arrives. गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का जन्म 1956 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव पापनाशम में हुआ। बाल्यकाल से ही वे प्राय गहरे ध्यान की अवस्था में पाए जाते थे। वे कहते थे कि मेरा परिवार हर जगह है और लोग मेरी राह देख रहे हैं। उन्होंने मात्र 4 वर्ष की आयु में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर अपने शिक्षक को चकित कर दिया। गुरुदेव ने अपना जीवन आध्यात्मिक ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए समर्पित कर दिया, जिसके माध्यम से विश्व के करोड़ों लोग खुशहाल जीवन जीने में सक्षम हो सके। वर्ष 1981 में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना की। उनके योगदान और मार्गदर्शन में आर्ट ऑफ लिविंग 170 देशों में करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा रही है। सुदर्शन क्रिया इस संसार को गुरुदेव द्वारा दी गई सबसे अनुपम भेंट है। ये श्वास लेने की शक्तिशाली प्रक्रिया है जो लोगों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शक्ति प्रदान करती है। गुरुदेव ने 57 विशिष्ट कोर्स तैयार किए हैं जो लोगों को सशक्त बनाते हैं और समाज की कई संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके उपरांत गुरुदेव ने धन के अभाव में बंद हो रहे स्कूलों को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी लेते हुए आर्ट ऑफ लिविंग सेवा परियोजनाओं की शुरुआत की। आज उनके संकल्प से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में 702 से भी अधिक निःशुल्क विद्यालय चल रहे हैं, जहां देश के 80,000 से भी ज्यादा बच्चों को शिक्षा और भोजन मुफ्त में प्रदान किया जाता है। कोरोना महामारी के दौरान आर्ट ऑफ लिविंग संस्था ने लोगों की सहायता के लिए पूरी दुनिया में आई स्टैंड विद ह्यूमैनिटी नाम की एक मुहिम शुरू की। इसके अंतर्गत 8 करोड़ से भी ज्यादा खाना दिहाड़ी श्रमिकों के घर तक पहुंचाया गया। ये मुहिम भारत के 170 शहरों में चली। इस महामारी के दौरान जन सेवा के लिए 6,000 टन खाद्य सामग्री 50 लाख परिवारों तक पहुंचाई गई। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए 7 कोरोना अस्पतालों का निर्माण किया गया। कोरोना वॉरियर और डॉक्टरों को संक्रमण से बचाने के लिए 2 लाख पीपीई किट भी उपलब्ध कराए गए। अवसाद राहत कार्यक्रम के अंतर्गत 10 लाख से भी ज्यादा प्रवासी मजदूर और कोरोना वॉरियर को अवसाद से उबारा गया। महामारी के इस दौर में मानसिक वेदना से मुक्ति पाने के लिए गुरुदेव ने वर्ल्ड मेडिटेट्स अभियान चलाया, जिसमें वे खुद इंटरनेट के माध्यम से दिन में 2 बार निर्देशित ध्यान प्रसारित कर रहे हैं। बचपन से ही गुरुदेव को अहिंसा के प्रति अटूट विश्वास था। विश्व में बढ़ती हिंसा और संघर्ष के समय गुरुदेव उन परिस्थितियों में भी शांति ला पाए जहां युद्ध ही एकमात्र समाधान लग रहा था। भारत के उत्तर पूर्व और अन्य हिस्सों में हजारों उग्रवादियों और नक्सलियों ने हिंसा का मार्ग छोड़कर ध्यान और सेवा का मार्ग अपनाया। गुरुदेव के शांति प्रयासों में फार्क और कोलंबिया सरकार के बीच 52 वर्ष पुराने भयंकर संघर्ष का अंत भी शामिल है। आशा करते कि कोलंबिया जल्दी ही गांधी की अहिंसावादी सिद्धांत को अपनाएंगे। हम गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से सहमत हैं।
गुरुदेव ने अब तक कई बार इराक का दौरा किया है और वहां के नागरिकों के राहत और बचाव की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए। साथ ही वहां पर शांति स्थापित करने की दिशा में कई शांति सम्मेलनों को भी संबोधित किया। जम्मू और कश्मीर में शांति बहाल की दिशा में उन्होंने कई सम्मेलनों की मेजबानी की। जो लीडरशिप में मेरा नाम है वो मैंने भी लीडरशिप किया लेकिन वो लीडरशिप दूसरा था ऐसा जो सख्त से सख्त काम किया हम एकदम कर सकते हैं। किसी को ये पता तक नहीं चलता आगे आया कौन और गया कौन। आज ये पता चला हम कहाँ हैं। गुरु जी इस तरह हमारे साथ इतने अच्छे पेश आए तो हम चाहते हैं कि उसी के साथ है। गुरुदेव के कार्यक्रमों ने दुनिया भर के सशस्त्र संघर्षों में शामिल लोगों को प्रभावित किया और उन्हें शांति का वैश्विक राजदूत बनाया। आज हम अपने प्रेम के मूर्ति स्वरूप गुरुदेव द्वारा सहिष्णुता के इस अद्भुत अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। गुरुदेव का दृढ़ विश्वास है कि हर अपराधी के पीछे कोई पीड़ित व्यक्ति मदद के लिए पुकार रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग जेल प्रोग्राम कैदियों के पुनर्वास में मदद कर रहा है। ये प्रोग्राम विश्व स्तर पर 8 लाख से भी ज्यादा कैदियों तक पहुंच चुका है, जिससे उनके जीवन में अपार परिवर्तन हुआ है। झगड़े के लिए हमेशा तत्पर रहता था, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। अब मैं लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहता हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग पर्यावरण सुरक्षा और उसके संरक्षण की दिशा में अग्रसर है। इन्हीं परियोजनाओं से भारत में अब तक 48 से अधिक नदियों और हजारों जल निकायों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग ने स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए अब तक 1 लाख से भी ज्यादा सफाई अभियान चलाए हैं। 36 देशों में अब तक 8 करोड़ से भी ज्यादा वृक्ष लगाए जा चुके हैं। 22 लाख से भी ज्यादा किसानों ने आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से प्राकृतिक खेती करने का प्रशिक्षण लिया है। गुरुदेव ने पाया कि श्री श्री ग्रामीण विकास ट्रस्ट कार्यक्रम के स्वयंसेवकों ने भारत भर में 1000 आदर्श गांवों का विकास किया है और इससे लाखों लाभान्वित हुए हैं। गुरुदेव के स्वयंसेवकों का विशाल वैश्विक नेटवर्क दुनिया भर में आपदा प्रभावित लोगों के राहत और बचाव कार्यक्रम के लिए जाना जाता है। गुरुदेव की दृष्टि में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विभाजन के बावजूद भी पूरा विश्व एक परिवार है। गुरुदेव की प्रेरणा से आयोजित विश्व सांस्कृतिक महोत्सव संपूर्ण विश्व में अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। सन 2016 के विश्व सांस्कृतिक महोत्सव में 6 फुटबॉल मैदानों के बराबर 7 एकड़ के मंच पर 155 देशों के विविध धर्मों और संस्कृतियों के 30,602 नर्तकों और संगीतकारों ने शानदार प्रस्तुति की। मैं श्रीमान श्री श्री रविशंकर जी का इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं। आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से विश्व को भारत की एक अलग पहचान कराने में इस कार्य ने बहुत बड़ा योगदान किया है। आर्ट ऑफ लिविंग ने कई ऐसे समारोहों का आयोजन किया है जो अब तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं। अगर आपके पास वैज्ञानिक सोच जैसा दिमाग हो और आपके दिल में श्री श्री रविशंकर जी जैसा आध्यात्मिक बल हो, तो हमारे चारों तरफ एक सुंदर विश्व होगा। फिर यह विश्व खुशहाली और समृद्धि से पूर्ण होगा। 25 साल से स्थापित द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इस संसार के सभी धर्मों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और वर्गों में शांति को बढ़ावा देने, हिंसा और मादक पदार्थों की लत से छुटकारा दिलाने और युवाओं को सशक्त बनाने की योजनाओं पर काम किया है। यह अतुलनीय है, यह वास्तव में अविश्वसनीय है। आज की दुनिया में यह सब करना बहुत ही कठिन है।
गुरुदेव को विश्व भर में कई देशों के अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें कोलंबिया, मंगोलिया और पैराग्वे के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों सहित भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म विभूषण शामिल है। गुरुदेव को विश्व स्तर पर 23 मानद डॉक्टरेट उपाधियों से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रेम और ज्ञान का सरल और सार्वभौमिक संदेश देते हुए गुरुदेव ने विश्व भर के लोगों को एक सूत्र में बांध लिया है। हर वर्ष लाखों लोग स्वयं की खोज में उनके पास आते हैं। गुरुदेव ने मानवीय प्रयास के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। विश्व के लिए उनका लक्ष्य तनाव मुक्त और हिंसा मुक्त समाज की स्थापना कर हर चेहरे पर मुस्कान देखना है। जीवन जीने की कला एक सिद्धांत है, दिलों को दिमागों को जोड़ने की एक अनूठी कला है। Good afternoon once again. I welcome you all to this enlightened session organized by Yoga and Meditation Club in Shodhpur. The state of mind can help determine the quality of enjoyment of our lifestyle, from improving mental health to making us look inwards and promoting self-awareness. Meditation ultimately leads us to a state of consciousness, mindfulness, thoughtlessness, a state of realization, which helps us to connect to the supreme immortal power. But before that, it helps us to be in charge of our mind and hence our life. I would request Dr. Kirti, the chairperson of Yoga and Meditation Club, to accompany our speaker, Swami Atmanandji, to the stage, please. I request DDA Sir, Mr. N.R. Bishnoi, and Dean Welfare, Dr. Surajit Khatak, to present a floral welcome to the guest, please. Thank you, sir. Now I request Dr. Kirti, the chairperson of Yoga and Meditation Club, to introduce our speaker. Namaskar aap sabko. Thanks for taking out the time out of your busy schedule. As we all know that Art of Living is basically a non-profit educational and humanitarian organization which was established in year 1981 by world-renowned spiritual leader Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Ji. In past 41 years, Art of Living has touched more than 500 million lives in 180 countries. Now, I take this opportunity to introduce International Faculty of Art of Living Institution, Swami Atmanandji, who is a life coach, a mentor of Art of Living.
He has traveled extensively worldwide and shared stage with many renowned saints and political representatives representing Sri Sri Ji at various international and national conferences. Swamiji conducted various Art of Living programs in more than 35 countries and has participated in discussions on ethical values and different issues of the society. So this session is supposed to be a question answer session on the spiritual development that all the souls are seeking. And now I would really request Swami Atmanand Ji to take us forward in the enlightenment path. Thank you. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आज का सेशन हमने क्वेश्चन आंसर सेशन के रूप में रखा है। सो एनी क्वेश्चंस यू हैव, you can think about them, about life, yoga, spirituality, or otherwise as well. For an icebreaker, I am going to ask certain questions which I have received on the Google link we have shared. स्वामी जी, पहला प्रश्न है, जीवन जीने की कला क्या है? What is the art of living? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने साथ लेके आते हैं और कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे सीखना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो एक इंसान में अपने आप ही आ जाती हैं। जैसे आप देखें, पेड़ पौधे कहीं भी उग जाते हैं, जंगल में भी होते हैं, उसकी अपनी खूबसूरती है, लेकिन उसको और सुंदर बना, एक जो माली है उसको और खूबसूरत बना देता है। स्कूल में, कॉलेज में हमें सिखाते हैं कि समाज में कैसे काम करना है आपको। मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, दुनिया भर के बारे में हिस्ट्री सब पढ़ते हैं हम, पर अपने जीवन को समझने का कहीं स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं गया। अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करें। आपको आश्चर्य होगा जान के, आप तो खैर इसी फील्ड से हैं, दुनिया में कितना बड़ा परसेंटेज है जो आज डिप्रेशन में है, मानसिक रोग से ग्रस्त है। कोई सिचुएशन आती है, पता नहीं है कैसे हैंडल करना है उसे, या सिचुएशन को हैंडल करना पता है पर सिचुएशन में अपने मन को कैसे काम रखना है, रिलैक्स रखना है, वो नहीं पता। तो जीवन जीने की कला यही है कि आप हर परिस्थिति के अंदर अपने खुश रह सके, सेंटर्ड रह सके। परेशान मन कभी क्रिएटिव नहीं हो सकता। क्रिएटिविटी, क्लैरिटी जो है ये रिलैक्स्ड मन से ही आती है। रिलैक्स्ड माइंड इज अ मदर ऑफ क्रिएटिविटी एंड क्लैरिटी। डू यू एग्री विद दिस? आपको मेरी बात सही है? शांत मन एक बेसिक रिक्वायरमेंट है अच्छा जीवन जीने के लिए। आपको डायनामिक होना चाहिए, जीवन में खूब पैशन होना चाहिए, पर मन उलझा रहता है, कभी फाइनेंस को लेके, कभी रिलेशनशिप्स को लेके, कभी हेल्थ को लेके, कभी घर को लेके, कभी कॉम्पिटिशन्स को। संसार ऐसा ही है, बट हाउ हम अपने मन को कैसे हर परिस्थिति में रखें, वही जीवन जीने की कला है। और ये हर किसी को इसकी आवश्यकता है, पड़ती है कभी ना कभी। हम ये कहें मुझे सब कुछ आता है, जो ये मानता है मुझे सब कुछ आता है, उसने सब दरवाजे बंद कर दिए सीखने के, जानने के।
हमें सब पता है। कई लोगों को आपने देखा होगा एटीट्यूड ये होता है, अरे कोई हमें क्या सिखाएगा, हमें सब पता है। ये क्या सिखाएंगे जीवन जीने की कला, हम सिखा देंगे इनको। ये क्या है, ये संकीर्ण नैरो माइंड जिसे कहते हैं ना, संकीर्ण मानसिकता। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति का क्या निशानी है, खुलापन। अरे और क्या अपने जीवन को हम समझ सकते हैं। तो जीवन जीने की कला यही है। केवल ये शरीर ही सच नहीं है, शरीर के बाद आपका ब्रेथ यानी श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, ये 7 स्तर कहते हैं। बॉडी, ब्रेथ, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ईगो एंड सेल्फ। ये 7 चीजों से मिलके आप बनते हैं। तो कैसे हम अपने, क्योंकि जितना आप अंदर से जैसे होते हैं ना, आपके चारों ओर वैसा वातावरण बनने लगता है। आपने घर में देखा है, एक व्यक्ति घर में डिप्रेस हो, पूरे घर का माहौल बदल जाता है। एक व्यक्ति घर में बहुत खुश हो, पूरे घर का वातावरण बदल जाता है। वैसे ही आपके अंदर का जो इनर स्टेट है, वो आपके जीवन को, आपके जीवन की डेस्टिनी डिसाइड करता है। ऑफ कोर्स एफर्ट इज रिक्वायर्ड, ऑल द स्किल्स आर रिक्वायर्ड, पर दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डू यू एग्री विद दिस? यस, नो? जी हाँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। अध्यात्म तो मेरे माता पिता की उम्र में, प्रोफेसर की एज के अंदर आके करने की चीज है। इतनी जल्दी आध्यात्मिक होकर मैं क्या करूंगा? हमें लगता है अध्यात्म माने क्या है, जब बूढ़े हो गए, किसी शरीर में ताकत नहीं रही, तो बस बैठ के ताली बजाओ, घंटी बजाओ, वो मंदिर में तबला बजाओ। वो नहीं है अध्यात्म। आपको पता है स्टैनफोर्ड, नॉर्वे में एक यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड, उसने रिसर्च किया है, आपकी लाइफ में 82% सक्सेस, ये मेरा रिसर्च नहीं है, नॉर्वे की यूनिवर्सिटी का रिसर्च है। 82% आपकी सक्सेस आपकी सॉफ्ट स्किल्स पे डिपेंड करती है, और 12.5% आपकी जो एकेडमिक नॉलेज है उस पर डिपेंड करती है आपके जीवन की सक्सेस। अध्यात्म माने ये नहीं है सब कुछ छोड़ छाड़ के आप चले जाएं जंगल में, कोई जिम्मेदारी ना ले, ये नहीं है अध्यात्म। अध्यात्म आपका स्टेट ऑफ माइंड है। हमें इतने सालों से, पिछले 200-300 सालों में, 500 सालों में जो रहा भारत की व्यवस्था, राजनीतिक, सामाजिक, और उस वजह से ये बड़ा डिस्टॉर्शन हो गया इसका। हमने मान लिया अध्यात्म माने आफ्टर 70s, नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे यू ब्रश योर टीथ एवरी डे, दैट इज डेंटल हाइजीन, स्पिरिचुअलिटी इज मेंटल हाइजीन। अंडरस्टूड? या हर कोई योग और ध्यान की बात क्यों कर रहा है, मैं ध्यान क्यों करूं? अरे हर कोई कर रहा है भाई, जरा सोचो, कुछ तो बात होगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आज के इस युग में, इस समय में, जितना यूथ, जितने इंटेलेक्चुअल, जितने बुद्धिमान लोग योग को, मेडिटेशन को अपना रहे हैं, ऐसा पहले पिछले 500-700 साल में नहीं हुआ। आपका एक्सपीरियंस है, आपने देखा इस चीज को, मानते हैं? मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इतनी जगह ट्रैवल करता हूं, 20-25 साल के युवा युवती जो सिर्फ मूवी और शॉपिंग और पार्टी इसकी बात करते थे, या नौकरी कहीं मिल जाए इसकी बात करते थे, आज वो लोग कहते हैं अरे हम
इस समाज को बेहतर कैसे बना सकते हैं, व्हाट वी कैन डू फॉर आवर कंट्री, और हाउ कैसे हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। ये मैच्योरिटी आज 90s 80s में देखेंगे तो ये शायद इतना नहीं था, उसका परसेंटेज बहुत कम था, पर आज ये युवा में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अरे वो कहते ये आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है मेरा? आप में से कितने लोगों के मन में ये विचार उठता है, बताओ? हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का पर्पस क्या है भाई? ये सब क्या दिन रात दौड़ लगा रखी है हमने आखिर पहुंचना कहां है? तो आप ये मत मानिए कि जो उसने सब कुछ छोड़ दिया है, जो अध्यात्म माने केवल भगवान प्राप्ति के लिए ही है, ऐसा नहीं है। अल्टीमेट गोल तो जीवन में वो फ्रीडम आ जाए, जैसे महात्मा बुद्धा का रहा। महात्मा बुद्ध की पूरी फिलॉसफी अगर आप पढ़ेंगे, जानेंगे, देखेंगे, उसमें कहीं ईश्वर प्राप्ति की बात नहीं है। महात्मा बुद्ध का तो पूरा फिलॉसफी मेडिटेशन को लेके ही था। वो बात क्या कहते हैं, तुम जीवन में दुख से मिट जाओ, तुम्हारे जीवन से दुख मिट जाए। स्पिरिचुअलिटी को लोगों ने गलत समझ लिया। किसी के शरीर में तीर लगा हो, अब आप बात करो ये तीर किसने मारा, क्यों लगा, आखिर इसकी क्या किस्मत थी ऐसी, ऐसा क्यों हुआ? ये निरीक्षण करने के बजाय सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तीर को निकालना। स्पिरिचुअलिटी भजन कीर्तन नहीं है, स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन से सारी सफरिंग्स मिट जाए। हो सकता है आपके जीवन में आज दुख ना हो, लेकिन आप अपने सराउंडिंग, अपने घर में, अपने देखते हैं कि कुछ ना कुछ कष्ट आता रहता है। हम ये कई लोग मानते हैं ये तो संभव नहीं है कि लोग दुख से मिट जाए। मैं कहता हूं ये मूर्ख लोगों की कल्पना है। आपको दिन में तारे नजर नहीं आते, इसका मतलब तारे नहीं है क्या आसमान में? भाई खाली नजर नहीं आ रहे आपको। संसार में रह के सब दुखों से छुटकारा, सब तरह की एंजाइटी हो, जो भी स्टेट ऑफ माइंड है नेगेटिव, उससे छुटकारा मिल सकता है। जब हाथ पैरों में जान नहीं है तब करोगे क्या? तब कुछ करने लायक नहीं हो। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अक्सर ये लोग मानते हैं आफ्टर रिटायरमेंट आई विल डू व्हाट आई रियली वांट टू डू इन माय लाइफ। मेरे को जीवन में जो करने का मन है ना, वो मैं रिटायरमेंट के बाद करूंगा। पर आज समय बदल रहा है। विदेशों में लोग नौकरी जो कर रहे हैं ना, वो कहते हैं हम 4 दिन नौकरी जॉब करेंगे अपना। हम अपने जीवन को भी जीना चाहते हैं, अपने जीवन को समझना चाहते हैं। ये मानसिकता बदल रही है अब। पहले क्या होता था, हाँ इतने साल काम करो, 30-35 साल, इतना पैसा इकट्ठा कर लो, रिटायरमेंट में घूमने जाएंगे, आराम से रहेंगे। ये बदल गया है अब। लोगों की सोच में है हमको अपना जीवन भी जीना है। ठीक है, पैसा कमाना है, पर मनी इज नॉट एवरीथिंग। अलॉन्ग विथ पैसा कमाने के साथ साथ ये भी करना है, तब भी एक सुंदर जीवन को जिया जा सकता है। डू यू एग्री विद दिस? आप लोगों के मन में सवाल है तो ये तो पूछेंगे, आप प्रश्न करें, माइक भिजवा सकते हैं जिनको चाहिए, फिर हम और अदरवाइज इनके पास कुछ क्वेश्चंस तो आए हैं। एनी क्वेश्चंस? आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है, प्लीज फील फ्री। ठीक है, कुछ लोगों के मन में तो उठता होगा प्रश्न, पर संकोचवश नहीं पूछते होंगे। हाँ बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। जी
स्वामी जी प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन 4 दिन चलती है, फिर 1 महीना गैप हो जाता है। तो इसको कैसे हम चाहते हैं कि जो भी कारण है या जो भी व्यवधान आते हैं हमारी प्रैक्टिस में, किस तरह से उससे उभरा जाए और एक रेगुलर प्रैक्टिस हमारी बनती रहे। आपको मैं कहूं 1 साल तक बिना एक भी दिन मिस किए आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगेगी। अब मिस करोगे क्या बताओ? होगा क्या मिस? नहीं होगा ना, फिर भी मिस हो जाएगा। अच्छा 10 करोड़ की लॉटरी लगे तो That's what I believe कि I don't know, मतलब आप ट्राई करते हो, आप सोचते हो और आप इनफ मोटिवेटेड होते हो, बट आप कर नहीं पाते हो। नहीं, 3 चीजों से जीवन में कमिटमेंट आता है। पहला है ग्रीड, जैसा मैंने बताया। दूसरा है फियर। किसी को डायबिटीज हो जाए, डॉक्टर कहे शुगर मत खाना वरना आपका लेवल इतना है शुगर का, आप मर जाओगे, तो आउट ऑफ फियर ऑल्सो यू डू नॉट टेक शुगर। तो फियर ऑल्सो ब्रिंग्स कमिटमेंट इन द माइंड। थर्ड इज लव। मुझे याद है बहुत साल पहले मैंने, जब वो DD1 आया करता था, तब एक इंटरव्यू देखा था कपिल देव का। रोज सुबह माँ उठाती थी स्कूल जाने के लिए 7 बजे, आंख नहीं खुलती थी, बहुत रिग्रेट भी फील होता था, खराब लगता था। पर संडे के दिन, जिस दिन क्रिकेट खेलना होता था, बिना अलार्म के 5 बजे आंख खुल जाती थी। जिस चीज को आप बहुत प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, तो भी कमिटमेंट आ जाता है। या फिर ग्रीड से आता है या फियर से आता है। या जी हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। सर इस टाइम पे जैसे हम मेडिकल एजुकेशन में हैं और ऐसा हाइप भी बना हुआ है कि मेडिकल एजुकेशन ऐसी हो रही है वैसी हो रही है, तो मेडिकल एजुकेशन क्या है? नहीं, मेडिकल एजुकेशन में बहुत टाइम लगता है और बहुत लंबी होती है, और इससे बढ़िया दूसरी तुम कुछ और पढ़ लेते, यही क्यों लिया, और भी चीज़ बहुत सारी होती है ना। तो अब हमारे को ऐसा लगता है कि यार मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ, मैं कुछ और भी तो कर सकता था। मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया तो मैं यहाँ पे आ गया, अब मैं क्या करूँ? अब कैसे छोड़ भी नहीं सकता, और छोड़ के क्या करूँगा, और बहुत सारी बातें आ जाती है। हाँ, नहीं वो आप छोड़ के कहीं और जाओगे तो वहां भी लोग बोलेंगे क्यों छोड़ दिया। हाँ यही देखो, लोग तो कुछ ना कुछ आपको अपनी ओपिनियन देते रहते हैं। आप अपने मन में क्लैरिटी रखो कि मैं ठीक काम कर रहा हूं ना। आप कितना भी अच्छा काम करिए, कितना भी जो आपको पसंद है करिए, कुछ लोग आपके फेवर में होंगे, कुछ लोग आपके फेवर में नहीं होंगे। हमारा एक्सपीरियंस है, देखा है हमने देश में, दुनिया में, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज में कई लोग उनको भी क्रिटिसाइज करते रहते हैं। यस और नो? और कई ऐसे लोग होते हैं जो गड़बड़ काम करते हैं, फिर भी कई लोग उनका सपोर्ट करते हैं, है कि नहीं? लोगों की ओपिनियंस के हिसाब से जीवन नहीं जीना चाहिए। क्या आप मान लीजिए, कभी आपने एक्सपीरियंस किया घर में किसी की स्वास्थ्य खराब हो जाए तो जो मेहमान आते हैं, कोई कहता है अरे मैं उस होम्योपैथी डॉक्टर को जानता हूं, उसके तो कमाल है। फिर दूसरा आता है, वो कहता है वो दूसरा जो डॉक्टर है ना आयुर्वेदा वाला, उनका तो बहुत अच्छा है। तीसरा वाला, आप सबकी मानते जाओगे तो उनको हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। आप अपने मन में क्लियर हो, क्या मैं जो कर रहा हूं, जो काम आप कर रहे हैं, यदि आप उसे पसंद करते हैं तो आप जीवन में कभी फेल हो ही नहीं सकते। इफ यू रियली लाइक इट, यू रियली एंजॉय इट, दैट इज गुड इनफ। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ अचीव कर लिया, बड़ी पोस्ट मिल गई और आपका बड़ा नाम हो गया, ये नहीं है। सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है जो आप कर रहे हैं, आर यू एंजॉयिंग इट? हमको लगता है 5 साल की एजुकेशन के बाद देन आई विल एंजॉय माई लाइफ। नो, आर यू एंजॉयिंग योर द प्रोसेस ऑफ बीइंग?
क्लियर नहीं हो पाता, क्या है और चीजें ट्राई नहीं करी है ना, तो ऐसा लगता है कि यार और चीजें करता तो वो बेटर लगती मेरे को, वो बहुत बढ़िया लगता और ये उतना बढ़िया नहीं लग रहा है। हाँ, ये कंफ्यूजन कभी कभी उठता होगा, क्लियरिटी नहीं आ पा रही है कि हाँ यार ये बढ़िया है, ये क्लियरिटी नहीं आती है। आप मेडिटेशन करते हैं? हाँ, मैं बहुत करता हूँ। बहुत करते हैं? हाँ, यस। कहाँ सीखा आपने मेडिटेशन? मैंने टीचर से सीखा था, मेरे टीचर्स ने बताया था कि मैं 12th के फेज में डिप्रेशन में गया था बहुत, तो उनने बताया था कि तुम मेडिटेशन करो, तो तब से बहुत ज्यादा कर रहा हूँ मैं। कभी कभार तो 1-2 घंटे के सेशंस हो जाते थे। देखो, ऐसे मन में विचार तो उठते हैं कभी कभी, अलग अलग तरह के बेफिजूल विचार मन में उठते हैं। कई बार ऐसे ऐसे विचार उठते होंगे, आपको भी कई बार मन करता होगा अरे मेरे को तो घर छोड़ के जाना है पर आप घर छोड़ के थोड़ी चले जाते। कभी किसी पायलट को देखा, मन में उठा अरे हम भी शायद एरोप्लेन चलाते। आपके मन में तो उठता रहता है कुछ चीजें, पर आप अपने जिस काम में लगे हैं लगिए, अच्छे से मेहनत करिए। तो फिर भी आपको लगे कुछ समय बाद कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, मुझसे नहीं हो रहा है, तो फिर उस पर चर्चा कीजिए, कुछ लोगों से सलाह लीजिए या दूसरा फील्ड देखिए, है ना। लेकिन अभी यहाँ आए हैं, कुछ दिन यहाँ टिके, फिर कहीं और गए, फिर कुछ दिन वहां टिके, नहीं, ऐसे भागते रहने से तो नहीं होगा। आज कराएंगे आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट मेडिटेशन, फिर आप देखना मन आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू जी। हाँ, अच्छा, इनको पूछना है, आपको पूछना है? हाँ, ये आ गया माइक। अच्छा, हाँ स्वामी जी, थोड़ा सेवा साधना समर्पण और सत्संग पे प्रकाश डाल दें। सेवा साधना सत्संग और समर्पण पे प्रकाश डालें। देखिए, जीवन में 8 चीजें हैं जिसको अपनाना चाहिए। एक अच्छा जो आपके जीवन को इवॉल्व करता है, 8 चीजें हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं? आई एम गिविंग यू 8 टिप्स, 8 सूत्रास विच यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ, विच हेल्प्स यू टू ग्रो इन योर लाइफ। क्या क्या 8 चीजें हैं? एक तो ये है कि थोड़ी देर के लिए आपको अकेले वॉक करना चाहिए। एवरी डे अकेले, यू शुड वॉक एवरी डे अलोन। वो म्यूजिक चला के, फोन पे बात करते हुए नहीं, 15-20 मिनट आप अकेले वॉक करते हैं, ये आपके जीवन में मैच्योरिटी लेके आता है, क्लैरिटी लेके आता है। ब्रिस्क वॉक करने को नहीं कह रहा, नॉर्मल वॉक, नंबर 1। नंबर 2, कभी आपको बैठ के ये प्रश्न अपने आप से करना चाहिए, मैं कौन हूं? एक स्वस्थ व्यक्ति ये बैठ के सोचे ना 2 दिन के लिए, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, उस स्वस्थ व्यक्ति को डिप्रेशन आ जाएगा। ये राइट अप्रोच नहीं है। मेरा क्या होगा, मैं कौन हूं, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, ये एक कभी कभी आपको प्रश्न अपने आप से करना चाहिए। ये आपके रास्ते खोलता है। तीसरा, कुछ म्यूजिक आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। आपने देखा है जितने भी म्यूजिक इवेंट्स हैं ज्यादातर इवनिंग में होते हैं। म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, भजन संध्या, गजल महफिल, मोस्टली इस पे रिसर्च हुआ है, आप लोग जानते होंगे। इवनिंग के अंदर यदि आप थोड़ा बहुत म्यूजिक सुनते हैं या गाते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये आपकी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता है। यू फील रिलीव्ड फ्रॉम दिन भर का जो अच्छा आपके जीवन में म्यूजिक। और ये तो साइंटिफिक, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर ब्रेन का जो है हमारा, उसमें म्यूजिक मेडिटेशन भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर क्या है? चौथा,
हफ्ते में 1 दिन 2 दिन एज पर योर टाइम किसी के लिए कुछ हम करें। बचपन से हमें स्कूल में, घर में, समाज में ये सिखाया गया मेरे को क्या मिला, उसने मेरे लिए क्या किया, समाज ने मेरे लिए क्या किया, मेरे रिश्तेदारों ने हमारे लिए क्या किया, दोस्त ने मेरे लिए क्या किया। नहीं, हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं। इस समाज जीवन में आप लेने के लिए आए हो या देने के लिए आए हो, ये एटीट्यूड हमें देखना पड़ेगा। कुछ भी आपका फिजिकल मेंटल कैसा भी स्टेट है, आप जरूर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में। किसी का फिजिकल फिटनेस नहीं है, हाथ पैरों में इतनी ताकत नहीं है, तो भी वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। थोड़ा सा मुझे क्या मिला से हम कुछ दें, ये अप्रोच हमें थोड़ा बहुत ये होना चाहिए। 5वां, टाइम और स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में हमें जीवन को देखना चाहिए। वो क्या है? अरे इस पृथ्वी पे संसार करोड़ों सालों से है और मेरा जीवन कितना है? 60, 70, 80 साल। और इस ब्रह्मांड के अंदर एक छोटी सी जगह है गैलेक्सी, उसमें लाखों करोड़ों तारे हैं। एक छोटा सा तारा है सूरज, जो पृथ्वी से 3 लाख गुना बड़ा है। उस पृथ्वी पे कहीं पे भारत है और कहीं पे राजस्थान है और जोधपुर है और वहां एम्स है, वहां एक हॉल में हम कहीं बैठे हैं। जब आप अपने जीवन को टाइम और स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो आपका विजन बड़ा हो जाता है। छोटी छोटी चीजें परेशान नहीं करती है आपको। कहीं कुछ हुआ, अरे क्या पकड़े के बैठे हो, इसको छोड़ो, ये छोड़ना आ जाता है। 6, आपको थोड़ी देर के लिए विश्राम करना चाहिए, जागृत विश्राम। हमें समाज में केवल एक ही तरह का विश्राम सिखाया है, जिसे हम सोना कहते हैं, नींद कहते हैं, जिसमें जड़ता होती है, बेहोशी होती है, कोई अवेयरनेस नहीं होती। एक और तरह का विश्राम है जागृत विश्राम, और यदि आप वो 15-20 मिनट रोज बैठते हैं उसमें, आपको लाइफ में वो बहुत कुछ देता है, जिसे आप मेडिटेशन कहते हैं। हमें लगता है मेडिटेशन माने कहीं कंसंट्रेट करना, फोकस करना, वो नहीं है मेडिटेशन। ये एक होना चाहिए हमारा। फिर 7th है, आपको थोड़ी देर के लिए कभी भी कुछ नॉलेज जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। चाहे 1 पन्ना पढ़ लो, कितना भी बिजी हो आप, 5 मिनट लगते हैं, कुछ सुन लो नॉलेज। या एक किताब का, चाहे भगवत गीता हो, चाहे योग वशिष्ठा, बहुत सारे अपने देश में तो एक से एक ग्रंथ हैं, 1 पन्ना पढ़ लिया बस सुबह सुबह। वो कहीं, या सोने से पहले, वो कहीं ना कहीं आपके मेमोरी में, आपके चित्त में, सबकॉन्शियस माइंड में ऐड होता जाएगा, जो आपको अच्छा एक आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी को निखारने में काम करेगा। और 8वां है स्माइल। चाहे वो थोड़ी नकली क्यों ना हो मुस्कुराहट। किसी संत ने कहा है, जरा सा होठों को टेढ़ा कर लो तो जिंदगी सीधी हो जाती है। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये है जो इनका प्रश्न था जी। हाँ, 1-2 क्वेश्चंस और लेते हैं, फिर मुझे लगता है आपको मेडिटेशन करा देते हैं। स्वामी जी, आपने बताया था कि एक रेगुलर प्रैक्टिस के लिए लव एक माध्यम हो सकता है, तो क्या हम इसको डेवलप कर सकते हैं? मेरा 2 कॉन्टेक्स्ट में है, एक सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, और जब हम पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं तो उनको भी हम क्या बताएं कि वो रेगुलर कर पाएं? सही तरीके से मेडिटेशन करना सीखना पड़ेगा। आप में से बहुत लोग मेडिटेशन से प्रैक्टिस करते होंगे, आंख बंद करते हैं और विचार खूब सारे आने लग जाते हैं। इसमें ब्रेथ एक रोल प्ले कर सकता है। आपकी ब्रेथ यानी श्वास
और आपके मन में एक कनेक्शन है। आप में से कितने लोगों का एक्सपीरियंस है जब गुस्सा आता है तो सांस तेज हो जाती है? ये एक्सपीरियंस किया है? या जब उदास होते हैं तो सांस थोड़ी एक्सेलेशन लंबा हो जाता है, भारी हो जाती है? छोटे बच्चे को देखिए जब रोता है, कैसे रोता है? मम्मी, देखा है आपने? ब्रेथ का पैटर्न आपके स्टेट ऑफ माइंड के साथ हमेशा बदलता है। हम अपने मन को मन के लेवल पे ठीक नहीं कर सकते, सांस के द्वारा मन को ठीक किया जा सकता है, मन को कंट्रोल किया जा सकता है। और यदि आपका मन आपके कंट्रोल में आ गया तो आपने दुनिया जीत ली। तो जैसे हमारा आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर एक सुदर्शन क्रिया एक टेक्निक है, ब्रीदिंग टेक्निक है, रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक। यदि आप वो प्रैक्टिस करते हैं 15 मिनट के लिए तो नेचुरली आपका मन शांत हो जाता है, विचार शून्य हो जाता है और ठहर जाता है। ऐसे ध्यान करने बैठते हैं तो नहीं टिकता। तो ऐसे लोगों को आप बताइए कि आप वो ब्रीदिंग टेक्निक सीख लीजिए, सुदर्शन क्रिया, फिर मन ठहर जाएगा। एक ध्यान करें छोटा सा। तो मोबाइल फोन्स को आपको साइलेंट करना पड़ेगा 10 मिनट के लिए। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन, वो माइक पे बोलिए। मतलब पर्पस ऑफ लाइफ को हम पता कैसे करें कि हमारा लाइफ का क्या पर्पस है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। दूसरे से मत पूछिए आप, क्योंकि दूसरे से पूछ लेंगे ना और आपने आंसर से सेटिस्फाई हो गए तो ये खोज बंद हो जाएगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार खटखटाने से, दरवाजे पे खटखटाने से जागृति लेके आते हैं। इट वेक्स यू अप, इट कीप्स यू अवेक। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न आप अपने आप से बार बार कीजिए। ये आपको छोटी छोटी चीजों से फ्री रखेगा। और फिर भी आपको जानना हो और सीधा सीधा समझ में नहीं आता हो तो लिखिए, मेरे लाइफ का पर्पस क्या नहीं है। कभी कभी उल्टा चलना पड़ता है। हाँ, ये तो जीवन का उद्देश्य नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या हो सकता है, फिर शायद मिल जाए। मैं सीधा सीधा इसका आंसर नहीं देना चाहता। हाँ, देखिए, पर्पस तो मुझे पता है। किसी को मैंने अभी बोल दिया कि ये पर्पस है। हम उस पर्पस को कितना समझेंगे, कितना ले पाएंगे, वो सबका अलग है। तो वो फायदा नहीं है। और आप अलग अलग लोगों से पूछेंगे, वो आपको जीवन का अलग अलग पर्पस बताएंगे। इसलिए इसका आंसर नहीं, ये क्वेश्चन ही इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल। अपने आप से पूछिए, क्या है जीवन का उद्देश्य? क्या शॉर्ट टर्म उद्देश्य तो हमें पता है, पर जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यहां जितने लोग बैठे हैं सबसे पूछे, सब अलग बताएंगे। नहीं, वैसे सबका पर्पस अलग ही होना चाहिए ना। उन्होंने कहा जीवन का उद्देश्य, पर्पस क्या है? आपका धर्म अलग हो सकता है, माने कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पढ़ाता है, कोई स्पोर्ट्समैन है, किसी की रुचि पेंटिंग में है, किसी की रुचि समाज की सेवा में है। ये अलग अलग हो सकता है, पर एक जीवन का, मनुष्य जीवन का अल्टीमेट एम तो होना चाहिए और है। मेरे साथ जो अभी हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपके साथ जो हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हाँ जी। कुछ चीजें हमारे जीवन में निर्धारित हैं, कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं। जैसे गुरुदेव कहते हैं,
प्रॉब्लम इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। बारिश आ रही है बाहर, वो आपके लिए निर्धारित है, पर आप भीगो या ना भीगो वो आपके हाथ में है। समझ रहे? जैसे आपकी हाइट डेस्टिनी है, आप अपनी हाइट को बदल सकते हो क्या? कम ज्यादा कर सकते हो? नहीं कर सकते। बट आपका वेट जो है वो फ्री विल है। हाँ, उसको कम ज्यादा किया जा सकता है। तो कुछ चीजें जीवन में आपके नहीं बदल सकते, वो निर्धारित है, पर कुछ चीजें हाथ में है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए आप शांत और प्रसन्न रह सकते हैं, वो आपके हाथ में है। सुख और दुख आपके हाथ की बात है, वो परिस्थिति जन्य नहीं है। इट डजंट डिपेंड ऑन एनी सिचुएशन, इट्स योर पर्सनल थिंग। चलिए एक छोटा सा ध्यान करते हैं। लास्ट क्वेश्चन। हाँ, जो चीज अपने हाथ में नहीं है वो चीज कौन तय करता है? इज इट संचित कर्मा और समथिंग एल्स? जो चीज हमारे हाथ में नहीं है कौन डिसाइड करता है? ये संसार जो है ना, एक नियम पे चल रहा है। ठीक है, आपने धरती के अंदर आम का बीज डाल दिया, अब आप कितना भी मेहनत कर लीजिए उसमें अमरूद नहीं उगेगा। एक लॉ है, लॉ ऑफ नेचर, वो एक अलग टॉपिक है, पर उस पे चलता है ये पूरा संसार। कौन डिसाइड कर रहा है? अब आप कहें अरे भाई बारिश कम हो गई पहले के मुकाबले, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, कौन ने किया है ये? कौन ने किया है? धरती में इतना पॉल्यूशन हो गया, इतना इंडस्ट्रीज हो गई, इतना, तो किसने डिसाइड किया ग्लोबल वार्मिंग के लिए? भगवान ऊपर बैठ के हाँ अब पृथ्वी पे गर्मी बढ़ानी चाहिए। पहले बारिश बहुत होती थी, अब बारिश कम होने लगी है। भगवान ने डिसाइड किया क्या? इंद्र भगवान ने। लॉ ऑफ नेचर। जैसे आप यहां बैठे हैं, आपके मन में एक प्रश्न उठा, आप यहां नहीं बैठे होते तो यह प्रश्न नहीं उठता। तो यह प्रश्न कौन उठाया आपके अंदर? जी, लास्ट क्वेश्चन। स्वामी जी, आई थिंक आप ये कोशिश कर रहे थे कि थ्योरी ऑफ कर्मा को एक्सप्लेन करें। मेरा सवाल यह है कि इज इट कर्मा और इट इज युगा? कहते हैं कलयुग है, कलयुग में ऐसा ही होना है और घोर कलयुग आएगा तो चरम पे जाएगा। तो ये जो एक पर्सन है वो क्राइम कर रहा है, वो थॉट आ रहा है, अब वो क्राइम करके गड़बड़ कर्म क्रिएट कर रहा है, तो उसका तो साइकिल निगेटिव वाला है, तो कौन करा रहा है उसको? ठीक डायरेक्शन में क्यों नहीं ले जा रहा? अब ये युग रिस्पॉन्सिबल है कि ये विशेष साइकिल ऑफ कर्मा रिस्पॉन्सिबल है? अच्छा बताइए, जब जीवन में आपके टफ सिचुएशंस आती हैं तब आप ज्यादा सेंसिटिव होते हो, होश में होते हो, जब सब ज्यादा चीजें अच्छी हैं तब आप सेंसिटिव या होश में ज्यादा होते हो? डेफिनेटली जब परेशानी होती है तो सेंसेस ज्यादा अलर्ट। आपकी परेशानियां जितनी हैं, चैलेंजेस हैं, वो आपके जीवन में आपके लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये आनी चाहिए, पर टफ सिचुएशंस आपको ज्यादा मजबूत बनाती हैं, सेंसिटिव बनाती हैं, सेंसिबल बनाती हैं। तो यहां दोनों है। ये आप कलयुग वगैरह का टॉपिक तो छोड़ दें, जब प्रहलाद थे उस समय, इतने हजारों साल पहले, तो भगवान का नाम लेना बड़ा मुश्किल था। भगवान का नाम लो, राक्षस आ जाते थे। आज तो आपके पास पूरा लॉ सिस्टम है, आपको जो करना है वो कर सकते हैं। हर समय में हर तरह के लोग रहे हैं। हाँ, अभी जैसे तनाव बढ़ रहा है तो अध्यात्म भी बढ़ रहा है। तनाव नहीं था तो जरूरत भी नहीं थी इतनी ज्ञान की। ज्ञान की आवश्यकता, फ्रीडम की आवश्यकता तब पड़ती है जब बंधन महसूस होता है। तो बंधन महसूस होना अच्छा है या खराब है भाई? बंधन होने से ही
मुक्ति का इंपॉर्टेंस होता है। एक व्यक्ति सोया हुआ है, वो राजमहल में हो या जेल में हो, क्या पता लगेगा, पर होश आया और पता लगा जंजीरों से जकड़े हुए हैं, तो ये अच्छा है या खराब है? आप समझ रहे हैं बात? बंधन का पता लगना बहुत अच्छी बात है। चलिए एक छोटा सा ध्यान करेंगे। ध्यान में आपको कोई कंसंट्रेट नहीं करना है। आपने हो सकता है ध्यान पहले सीखा हो, वो सबको छोड़ के बैठिएगा। एफर्ट नहीं करना, प्रयत्न और ये कंसंट्रेट नहीं करना है। बस विश्राम कीजिए। ध्यान करते करते आपको नींद जैसा लग सकता है, वो होने देना। कोशिश करके जबरदस्ती सीधा बैठना है, ऐसा नहीं। ध्यान में आप स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं, शरीर से छूट के अंदर गहराई में जाते हैं, तो कई बार ऐसा गर्दन आगे झुकने लगती है, तो वो ठीक है। तो आप आराम से बैठ के अपने हाथों को ऐसे रख लीजिए। वैसे इतनी देर से बातें कर रहे हैं, थोड़ा हिला लीजिए हाथों को। जस्ट हाँ, जस्ट शेक योर आर्म्स एंड हेड। आपने देखा है, जब ये खाली एग्जाम्पल के लिए है, कुत्ते के शरीर पे जब कीचड़ मिट्टी लग जाता है तो झाड़ के सब निकाल देता है। तो तनाव को, जड़ता को भी झाड़ दीजिए। शेक योर शोल्डर एंड आर्म्स, एवरीबडी। खाली दृष्टा बन के नहीं रहे। हाँ, जब थकान होती है तो क्या करते हैं हम जोर से? हाँ, ठीक है ना, इट्स ऑल राइट। ऐसे हाथों को रखिए। चश्मा निकाल सकते हैं, आंखें बंद में तो चश्मे बिना भी दिखाई देता है। ठीक है, आंखें बंद कर लें। इस लाइट को थोड़ा कम कर सकते हैं क्या? आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए और कंधों को 10 मिनट, एक आपको अच्छा एक्सपीरियंस कराने के लिए करा रहे हैं। आई नो आप सब में मैच्योरिटी है। हाथों को ढीला छोड़ दें, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, आंखों को बंद कर लें, दोनों आंखों को बंद कर लें। हाँ, चेहरे की मांसपेशियों को, रिलैक्स द मसल्स ऑफ योर फेस, चीक मसल, आईब्रोज को रिलैक्स योर आईब्रोज। एक गहरी सांस लीजिए। सांस को रोकें, होल्ड द ब्रेथ और मुंह से छोड़ दें। हाँ, एक और गहरी सांस लें, रोकें सांस को, रिलैक्स योर होल बॉडी, पूरा शरीर विश्राम। अगले 3 मिनट के लिए शरीर को पत्थर की तरह स्थिर कर लें, जैसे बुद्ध महावीर की प्रतिमा हो। कहीं कुछ ईचिंग होता हो, कुछ
उसको सहन कर लीजिएगा, केवल 3 मिनट। एक और गहरी सांस लीजिए और नासिका से ही सांस छोड़ दें। ब्रीद आउट फ्रॉम योर नॉस्ट्रल्स एंड रिलैक्स योर होल बॉडी, पूरे शरीर को ढीला। आपका जो वजन है शरीर का उसे याद करें। 50 किलो, 60 किलो, 80, 90 किलो। और जहां बैठे हैं सारा वजन वहीं कुर्सी पे छोड़ दीजिए। वजन तो कुर्सी ने उठा रखा है, हमें केवल सजग होना है। फिर एक सांस लें और धीरे से सांस छोड़ दें, विश्राम करें। सभी कोशिशों को छोड़ दें थोड़ी देर। लेट गो ऑल योर एफर्ट्स। अंदर आती हुई सांस आपको ऊर्जा देती है और बाहर जाती हुई सांस विश्राम देती है। इस बात पे जरा गौर करें। और गहरी सांस लें और सांस को छोड़ दें। शरीर को स्थिर रखें। कीप द बॉडी स्टिल। आपके चारों ओर वातावरण में जो भी आवाजें आ रही हैं उन्हें सुने और उनके साथ एक हो जाएं। स्पीकर की आवाज, या कोई ट्रैफिक की आवाज, सभी आवाजों को स्वीकार कर लें। उनके साथ एक हो जाए। फिर एक सांस लीजिए और सांस छोड़ दें। सभी प्रयत्न छोड़ दें। अपना ध्यान अपने शरीर पे ले जाएं। ये शरीर ईश्वर की बनाई हुई एक सुंदर रचना है, प्रकृति का उपहार है। मन ही मन अपने शरीर को
आदर और सम्मान दें। आप अपने ही शरीर के लिए कृतज्ञ हैं। अपना ध्यान अपने विचारों पे ले जाएं। अच्छे विचार हों या बुरे विचार हों, उन्हें देखें और स्वीकार कर लें। किसी भी विचार को प्रतिकार न करें। डू नॉट रेजिस्ट एनी थॉट। और छोड़ दें, विश्राम करें। अपना ध्यान अपने मन पे ले जाएं। ये शरीर मोमबत्ती की बाती की तरह है और मन ज्योति है। अपने मन को शरीर के चारों ओर महसूस करें। आपके मन में जो भावनाएं उठ रही हैं, उनके प्रति सजग हो जाइए। Become aware of your feelings, emotions. सुखद या असुखद जैसी भावनाएं उठ रही हैं, उन्हें देखिए और स्वीकार कर लें।
एक और गहरी सांस लीजिए और छोड़ दें। सभी प्रयत्न छोड़ दें और विश्राम करें और विश्राम करें। आप प्रेम हो, आनंद हो, शांति हो। यू आर लव, यू आर पीस, यू आर जॉय। इस वक्त कुछ भी नहीं करना है, सब छोड़ के विश्राम करें। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया। मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। एक और सांस लीजिए और छोड़ दें। आप अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। आपके चारों ओर का जो वातावरण है उसके प्रति सजग हो जाएं। और गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए
आप आंखें खोल सकते हैं। हाँ। कितने लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स अच्छा लग रहा है? फीलिंग गुड, रिलैक्स्ड। आपको पता है हमने अभी 17 मिनट ध्यान किया। डिड यू फील दैट टाइम? 17 मिनट्स। इट वाज गुड। रोज थोड़ी देर 15 मिनट के लिए आप ध्यान करेंगे तो आपको, देखो, जो डॉक्टर्स हैं या बनने वाले हैं, सब आप मेडिकल फील्ड से हैं, तो आपको डॉक्टर का तो काम ही है जो बीमार है उनको ट्रीट करने का। तो आपका दिन भर जो किनके साथ रह रहे हो आप, जो बीमार है, तो आपको अपने प्रिवेंशन के लिए अपने लिए थोड़ा बहुत ये सब करना चाहिए। जो एक अच्छे वातावरण में रहता है उसके लिए भी जरूरी है, पर आप लोगों के लिए तो शायद ज्यादा जरूरी है। और मैं यही कहूंगा, हेल्थ हमें, मतलब यहां एम्स में बैठे हैं तो मुझे याद, हमने कहीं पढ़ा है ये बात, अपने एंशिएंट टाइम के अंदर जो डॉक्टर्स होते थे उनका काम होता था प्रिवेंशन का, मतलब लोगों की हेल्थ को लेके कि वो बीमार ना पड़े, इसका काम वो करते थे। खैर वो समय बदल गया, बीमार होने के बाद हम इलाज करते हैं। अब कहीं ना कहीं ये यहाँ मैं सब मेडिकल फील्ड के लोगों के साथ बैठा हूँ, ये अप्रोच हमें कहीं ना कहीं लानी पड़ेगी समाज में अगर परिवर्तन करना है तो। बीमार होने के बाद ठीक करना, इसको एंशिएंट टाइम में सबसे निकृष्ट, सबसे लोअर लेवल का माना जाता था। बीमार ना पड़े, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, इस पे ये अप्रोच कहीं ना कहीं हमें एक लाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। मेरे को इतनी जानकारी नहीं है इस फील्ड के बारे में, पर एक ये अप्रोच नई समाज में पैदा करनी चाहिए। क्या लगता है आपको? डू यू एग्री विद दिस? हाँ, कि लोग हेल्थ, डॉक्टर्स का माने क्या है, वैद्य का मतलब क्या है, आप बीमार ना पड़ो, इसका आप पे हम काम करेंगे। ये ज्यादा बेटर अप्रोच हो सकती है। हाँ, आप कुछ कहें तो मैं सबसे पहले थैंक यू कहूँगा, धन्यवाद कहूँगा यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और ये व्यवस्थापक हैं। हम सबको इसका थोड़ा बहुत जरूर लाभ मिला होगा। वॉज इट गुड? डिड यू लाइक इट द सेशन? आपको थोड़ा यहाँ से कुछ शायद आपके जीवन में अगर कुछ एक बात भी कुछ क्लिक किया हो तो फिर मकसद, हमारा जो पर्पस है वो पूरा हो गया। और ना यहाँ से बाहर गए, आने से पहले जैसा था वैसा ही बाद में, तो फिर कोई, ठीक है, बहुत बढ़िया। So I would like to thank on behalf of the Art of Living to the dear sir who just left, Kirti ma'am, Yoga and the Spirituality Club of the AIMS, and all the teachers and professors who have come here. And I would also like to thank all the students here who have come. So let's have a huge round of applause for Swamiji and for your own self. बस इसी के साथ हम ये सेशन खत्म करते हैं। सो वी हैव अ फीडबैक फॉर्म, आपको कैसा लगा? सो प्लीज स्कैन दिस QR कोड फ्रॉम योर फोन एंड गिव अस योर फीडबैक। एंड थैंक यू स्वामी जी, एंड थैंक यू कीर्ति मैम, एंड एवरीवन। हितेश जी भी इसके लिए जो इनिशिएटिव लिया, हितेश जी ने, हितेश भैया, आवर ओन वेरी ओन आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली मेंबर, अतिका जी, थैंक यू एवरीवन। AIMS team, thank you everyone for organizing this session. Thank you.
धन्यवाद स्वामी जी। मैं आपसे करबद्ध थैंक यू बोलना चाहूँगी। इट वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल सेशन। इनफैक्ट अभी जो था कि पर्पस वाला जो क्वेश्चन था, मुझे समहाउ मेडिटेशन में रियलाइज हुआ कि आई हैव नॉट दैट स्पिरिचुअल, उतनी हूँ नहीं, लेकिन शायद वो प्रारब्ध है क्या है कि समहाउ आप कुछ टाइम से सीनियर्स का ऐसा मार्गदर्शन या सपोर्ट मिला है कि मैं वो व्हाट डू यू से कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ का पार्ट बन रहे हैं हम सारे के सारे योगा मेडिटेशन क्लब मेंबर्स, कि किसी ना किसी के लाइफ में कोई छोटा मोटा बेटर चेंज हो सकता है कि हम कुछ उस व्हील का पार्ट बन पाए। एंड ऑन बिहाफ ऑफ आवर डायरेक्टर सर डॉक्टर कटोच, डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर सुरजीत घटक, डीन एकेडमिक्स डॉक्टर कुलदीप सिंह, DDA सर डॉक्टर मिस्टर NR बिश्नोई, आर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर MK गर्ग, उन सभी के बिहाफ पे, पूरा योगा मेडिटेशन क्लब के बिहाफ पे, इनफैक्ट पूरे एम्स संस्थान के बिहाफ पे मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू। थैंक यू। Before you leave, please give us your feedback. आपको ये सेशन कैसा लगा? And would you like to have more such activities? So very few questions. Please give us your feedback. It will help us a lot in reaching back to you. Thank you.